देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। आज हमीरपुर में कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी का जो नामांकन था और पिछले कल 2 नामांकन मंडी पार्लियामेंट्री से विक्रमादित्य जी का और कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री से श्री आनंद शर्मा जी ने नामांकन दाखिल किया। जिस प्रकार का जन समर्थन और जन समूह वहाँ उमड़ा, आप मंडी की बात करें या कांगड़ा की बात करें या आज हमीरपुर में जो बात करें, यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी को, लीडरशिप को उत्साहित करने वाला है। और मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि पिछले 8-10 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रचार की कमान संभाली है, ख़ास तौर पे मंडी पार्लियामेंट्री के अंदर और शिमला पार्लियामेंट्री में भी, आप बात करें ट्राइबल एरिया की पांगी से लेकर भरमौर पांगी में, कुल्लू ज़िला में आनी, करसोग मंडी में, बंजार कुल्लू में, कुल्लू सदर, आप ये समझे, चाहे सिरमौर की बात करें, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री गए हैं वहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग उमड़े हैं और भारी भीड़ उमड़ रही है। और इससे निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री जी का 10 दिन का प्रचार रहा है, उससे एक माहौल बना है। और जो लोग आ रहे हैं मीटिंग्स में, वो किस तरह से मुख्यमंत्री जी को सुन रहे हैं और सुनना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसका कारण है कि वो 15 महीने की अपनी कारगुजारी को लोगों के सामने रख रहे हैं। लोग उसको सुनना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में 15 महीने की सरकार आगे बढ़ी। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लोग ये भी चाहते हैं कि जिस सरकार को हमने 15 महीने पहले राज्य में बनाया था, वो निश्चित तौर पे 5 साल चलनी चाहिए, और 5 साल के लिए जो है वो लोगों ने चुनी थी। तो ये हमारे लिए ख़ास तौर पे 10 दिनों के अंदर जो माहौल बना, मंडी पार्लियामेंट्री की बात करें या शिमला पार्लियामेंट्री की बात करें, उसी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपना अब जो अगला दौर है हमीरपुर पार्लियामेंट्री में और कांगड़ा पार्लियामेंट्री में दूसरे दौर का प्रचार शुरू कर दिया है। और आज परिणाम स्वरूप आप देखें कि सारी मेहनत जो पिछले 10 दिनों से की गई, जो माहौल बना, जो लोग उमड़े, उसी का असर है कि जो कल नामांकन में जो है बड़ी भारी भीड़ मंडी में और कांगड़ा में उमड़ी, वो इस बात का संकेत है कि लोग कांग्रेस पार्टी में और हमारी लीडरशिप में विश्वास कर रही है। उसके कारण थे कि जब सरकार बनी, खजाना खाली था। पिछली सरकार दुनिया भर की 900 कुछ इंस्टीट्यूशंस खोल के चली गई बिना वजह। पिछली सरकार ने जब चुनाव के दौरान, उससे सिर्फ 6 महीने पहले 900 कुछ इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो हेल्थ के थे, चाहे एजुकेशन के थे, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट्स के, उसके लिए कोई बजट का प्रोविज़न नहीं था। उसमें साफ तौर पे जयराम जी की सरकार की मंशा विधानसभा के चुनाव के दौरान उनकी घोषणा करना था। तो जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को देखा कि अगर इन चीज़ों को पूरा करना है तो 5000 करोड़ रुपया और चाहिए। ना कोई स्टाफ था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, खाली घोषणाएं कर दी गई, लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया। उन परिस्थितियों में सरकार बनी, खजाना बिल्कुल खाली था। उसके बाद जो आपदा आई हिमाचल प्रदेश में, उसको निपटने में और उस परिस्थिति में जो भारत सरकार से मदद नहीं मिली, उसके बावजूद अपना पैकेज 4500 करोड़ रुपए का अपने रिसोर्सेज से हमारी सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिया, और लोगों के जो राहत मैनुअल थे उसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए, जो अपने आप में ऐतिहासिक है और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं। अगर आप बात करें कि किसी का घर बह गया, ख़राब हो गया, टूट गया, 1,30,000 रुपया उनको मिलता था, जो हमारी सरकार ने 7 लाख रुपया किया। और भी बहुत सारे ऐसे जो मैनुअल्स थे उसमें चेंजेस किए गए। ये बड़े फैसले थे हमारी सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के। उसके बाद थोड़ा समय उनका, मैं बात चैलेंजेस की कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने इन 15 महीनों में बड़े फैसले किए। उनको लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग फैसले वाला मुख्यमंत्री देखते हैं।
पिछले काफ़ी समय से पिछली सरकार में जयराम जी ने तो मॉडल ही कर्जा लेने का था। डबल इंजन की सरकार कर्जों का बोझ बढ़ा के गई हिमाचल प्रदेश के लोगों पे। तो उसके बाद लोगों को दिखा कि कोई आम आदमी, आम परिवार से निकला हुआ आदमी मुख्यमंत्री बना, और उन्होंने अपने आते ही जिस प्रकार के बड़े फैसले लिए, तो एक निश्चित तौर पे एक ऐसी छवि माननीय मुख्यमंत्री जी की बनी है कि वो एक आम परिवार से, आम लोगों को समझने वाले और फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे बने। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, पिछले 15 दिनों के जो लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, जो लोग भीड़ उमड़ रही है, ये इस बात को दर्शाती है कि मुख्यमंत्री जी की साख प्रदेश के लोगों के बीच बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है लोगों को कि ये, इसीलिए लोग चाहते हैं कि ये सरकार 5 साल तक चले। और इन 15 महीनों में जो बड़े फैसले हुए, चाहे वो सुख आश्रय की बात करें, चाहे हमारी गारंटियों की बात करें, सरकारी कर्मचारियों की बात करें, पेंशनर्स की बात करें, किसानों बागवानों की बात करें, या महिलाओं को सम्मान निधि देने की बात करें, अपने छोटे से 14 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने बहुत बड़े फैसले किए। एक साल के अंदर 20% अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, 2000 के करीब 2000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया अच्छे फैसले लेने की वजह, जिसमें शराब नीति में परिवर्तन किया गया और बहुत सारे फैसले हुए। और प्रदेश के हित की जो बात थी, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स में दूसरे राज्यों के साथ वाटर सेस की बात हो, पोंग डैम में लड़ने की बात हो, शानन प्रोजेक्ट की बात हो, प्रदेश के लोगों के जो हित थे, उन सभी बातों को प्राथमिकता के आधार पे मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी और अपनी मंशा जाहिर की है कि हम प्रदेश के हित को कहीं भी पीछे नहीं रहने देंगे। ये कुछ ऐसे कारण हैं इतने छोटे से कार्यकाल में जो लोगों को लगता है कि ये सरकार और मुख्यमंत्री जी प्रदेश हित में और जनहित में काम करने वाले हैं। और जहाँ तक सवाल है लोकसभा के चुनाव का, जो परिस्थितियाँ बनी, विधानसभा के 6 उपचुनाव भी होने हैं, वो आप सब और प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार से षड्यंत्र करके 6 लोग हमारी पार्टी के विधायक, उन्होंने भाजपा के नेताओं के साथ मिलके सरकार गिराने का जो षड्यंत्र किया, धन बल के जरिए चुनी हुई सरकार को, वो लोगों के सामने कि आज 6 जगह बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और इसमें हम निश्चिंत हैं कि प्रदेश की जनता जागरूक है, मतदाता समझता है कि ये धोखा हुआ है, इसमें धन बल मिसयूज़ हुआ है, चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया है। और इस षड्यंत्रकारियों को जो अब जनता के बीच दोबारा चले गए हैं, वो हमारा प्रदेश की जनता उनको पूरी तरह से सबक सिखाएगी और मैसेज पूरे देश में जाएगा कि जो चुने हुए लोग अपनी सरकार को, अपने जनता को धोखा देते हैं तो उनके साथ क्या करना है, इस बात को लेकर हम निश्चिंत है कि हम 6 की 6 जगह कांग्रेस पार्टी बाई इलेक्शन जीतेगी। और लोकसभा में भी जिस तरह से प्रचार हमारा चल रहा है, चारों जगह कांग्रेस पार्टी मजबूत है और चारों सीटें जीतने की हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है कि देश में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है और माहौल जैसा बनता जा रहा है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उससे साफ तौर पे बौखलाहट और घबराए हुए दिखते हैं देश के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी के भाषणों का स्तर पहले राउंड में शुरू हुआ, राम मंदिर से शुरू होते हुए, मस्जिद करते हुए, हिंदू मुस्लिम करते हुए, आप समझे कि मंगल सूत्र तक पहुंच गया। अब आप कल देखिए या परसों उन्होंने किस तरह से अदानी अंबानी जो उनके मित्र हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो पूंजीपति है देश के गिने चुने, उनमें से ये दोनों लोग भी उनके कितने चहेते हैं और पिछले 10 सालों में किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इनकी सेवा की है और कल के बयान से वो क्या दर्शाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ साफ दिखती है कि देश में जो लोगों का जो मूड है वो बदलाव का है। 10 साल के बाद लोग समझते हैं कि बदलाव करने से
लोकतंत्र मजबूत होगा। और 10 साल पहले 2014 में और 2019 में भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लोगों से जो वादे किए, आज उन वादों के ऊपर कोई बात, कोई चर्चा नहीं हो रही। प्रचार में उनका कोई जिक्र नहीं है। जो देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, काम की तलाश और भ्रष्टाचार, ये मुद्दे नरेंद्र मोदी जी के प्रचार से गायब हैं। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, वो चाहे किसान हो, चाहे युवा साथी हो, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। और घबराहट का कारण ये है कि सत्ता जाती दिख रही है, तो ये माहौल ऐसा बनाना चाहते हैं कि सत्ता ना जाए किसी भी सूरत में। प्रचार का स्तर उसके लिए कितना भी गिराना पड़े, लेकिन सत्ता नहीं जानी चाहिए। लेकिन सबसे खुशी वाली बात यह है कि देश की जनता इनकी इस मंसूबों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। किसान, युवा साथी, 2 करोड़ रोजगार की बात, कोई चर्चा नहीं। महंगाई बढ़ी, लोगों को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, खर्चे बढ़े हैं और उनकी कमाई घटी है, कोई चर्चा नहीं। भ्रष्टाचार, इलेक्शन बॉन्ड के जरिए रूलिंग सरकार जिस प्रकार से उगाही करती रही एजेंसियों के तौर पे, वो अपने आप में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और इस देश का होने वाला है। तो इन चीज़ों का जवाब जो है देश की जनता चाहती है और माहौल तेज़ी से बदल रहा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है देश में, निश्चित तौर पे जो है देश बदलाव की तरफ जा रहा है और देश में बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी और कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है उसको जिस प्रकार से लोगों ने पसंद किया है, उसमें एक वास्तविकता दिखती है उस मैनिफेस्टो में, जो सबके साथ न्याय की बात की गई है और वो व्यवहारिक है। कांग्रेस पार्टी ये प्रॉमिस करती है कि सत्ता में आते ही इस मैनिफेस्टो को हम अमली जामा पहनाएंगे। उसमें 30 लाख रोजगार जो सरकारी भारत सरकार में सैंक्शन पड़े हैं उनको भरने की बात हो, युवा साथियों से न्याय करने की बात हो, महिलाओं से न्याय करने की बात हो, गरीब महिलाओं के खाते में 1 साल में 1 लाख रुपया डालने की बात हो, या किसानों को उनकी आय की अच्छा उत्पाद कीमत देने के लिए कानून बनाने की बात हो, या दूसरे वर्गों की बात हो। तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लोगों ने विश्वास किया है क्योंकि वो व्यवहारिक दिखता है और हर वर्ग के लिए उसमें जो है कंसर्न दिखता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। 9 विधायकों की बात, मैं ये समझता हूँ कि 15 महीने पहले प्रदेश की जनता ने भाजपा को विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था। आपको फेल किया था, आप सत्ता में थे, आप चोर दरवाज़ा से दोबारा सत्ता में आने का जो प्रयास कर रहे थे धन बल के एजेंसीज के दम पे, वो हिमाचल प्रदेश में वो मॉडल फेल हुआ है। अब आप बताइए, 3 एमएलए जो इंडिपेंडेंट जीत के आए, इंडिपेंडेंट एमएलए जिताने के लिए लोगों, वहाँ के मतदाताओं का दिल कितना बड़ा है। न वो किसी दल के साथ नहीं गए, उन्होंने किसी इंडिपेंडेंट आदमी पे विश्वास किया। उन इंडिपेंडेंट विधायकों ने अपनी जनता का विश्वास तोड़ा। किस लिए? वो हमारी पार्टी के पास तो पूरी बहुमत थी। वो तीनों लोगों ने खुद ये बात कही कि हम असेंबली के अंदर कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, और मुख्यमंत्री जी ने उन तीनों क्षेत्रों में विकास किया, उनके काम किए। आज उनको बताना है कि उन्होंने किस कारण से लोगों को धोखा दिया और रिज़ाइन किया, क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं। आपने सुना कभी आज तक कि एमएलए, इंडिपेंडेंट एमएलए आएगा और वो रिज़ाइन करे? उनको बताना पड़ेगा कि रिज़ाइन करने के पीछे क्या मंशा थी, अपने लोगों को धोखा देने के पीछे क्या मंशा थी, ये तो उन्होंने बताना है। वो प्रश्न हमसे पूछ रहे। 6 लोगों ने जो धोखा दिया, जो साजिश रची, वो 6 के 6 आज जनता की अदालत में है और उनका फैसला आपके सामने 4 तारीख को क्या होने वाला है। और भाजपा इसके पीछे थी। 1 महीने इन विधायकों को हेलीकॉप्टर में और 5 स्टार में घुमाती रही, सीआरपीएफ की सुरक्षा देती रही। तो ये जवाब भी भाजपा के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को बताने पड़ेंगे कि आपकी क्या इसमें शौक था। 6 कांग्रेस के एमएलओ को
जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, सरकार को धोखा दिया, आज भाजपा ने उनको टिकट क्यों दी? ये भाजपा को बताना पड़ेगा, जयराम जी को बताना चाहिए कि आपने कांग्रेस के लोगों को टिकट क्यों दी, जो बागी थे, जो दागी थे। और वहाँ क्या हुआ? भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में कितनी फ्रस्ट्रेशन है वहाँ, अंदरूनी बहुत मायूसी है, लोग परेशान हैं कि बाहर से बागियों को और दागियों को ला के टिकट दे दिए गए और अपने परिवार के लोग और कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया। तो ये जवाब तो भाजपा के नेताओं को, हिमाचल प्रदेश की जनता को देने हैं कि आपने उन बागियों को क्यों टिकट दिए, उनको आप 1 महीने क्यों घुमाते रहे, 5 स्टार होटल्स में, हेलीकॉप्टर्स में क्यों? ये सब क्या था? केवल चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र था। जहाँ तक सवाल है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं हिमाचल प्रदेश में, ये तो दिखता है। जयराम ठाकुर जी ये बता दें कि हमने अपनी गारंटियों के तौर पे सरकारी कर्मचारियों को क्या पेंशन नहीं दी है? क्या हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य नहीं बना जो ओल्ड पेंशन स्कीम में गया? क्या आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं? या आप अपना स्टैंड और अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करें कि आप पेंशन का विरोध करते हैं। महिला सम्मान निधि का 1500 रुपया, जो 18,000 रुपया पूरी साल में मिलेगा, आप उसका विरोध करने अपनी टीम के साथ इलेक्शन कमीशन चले गए। आपकी महिला नेत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर जोर से कह रही है भाजपा की, ये बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो हम ये पूछना चाहते हैं जयराम जी से कि आप अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करें कि क्या आप महिला विरोधी हैं? आप नहीं चाहते कि महिला सम्मान निधि 1500 रुपया जो हमारी सरकार ने शुरू की है, ये नहीं मिलनी चाहिए? ये प्रश्न हमारे आपसे हैं। आप किस बात को लेकर 15 महीने का जो कार्यकाल रहा, आपदा के दौरान जयराम जी और इनकी टीम ये बताएं कि यह प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हुए? क्या इन्होंने जो हमारा 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई के लिए भारत सरकार के पास, क्या इन्होंने उसमें प्रयास किए? सेशन के दौरान जो स्पेशल सेशन में हुआ, उसमें प्रस्ताव लाया गया कि भारत सरकार से मांग की गई कि आपदा राज्य घोषित किया जाए और हमारी मदद की जाए। क्या उस प्रस्ताव के साथ जयराम जी और उनके लोग थे? ये प्रश्न हमारे हैं, यही प्रश्न हिमाचल प्रदेश के लोगों के। भाई ये बहुत अजीब सी बात है कि आज माहौल ऐसा है देश में कि चुने हुए चीफ मिनिस्टर्स भी जेलों में हैं। पिछले कई सालों से हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो तकरीबन पूरे देश की पदयात्रा कर चुके हैं, वो राजनीति सच्चाई, ईमानदारी से और देश के हर वर्ग की आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। किसानों की बात वो उठाते रहे, युवाओं की बात वो उठाते रहे। इस सरकार के खिलाफ अगर कोई आदमी खड़ा हुआ हिम्मत करता है तो वो राहुल गांधी जी है। वो इस बात को बहुत बार कहते हैं कि तानाशाह है। ईडी और सीबीआई वाले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नरेंद्र मोदी जी का इतिहास में याद किया जाएगा। जिस प्रकार एजेंसीज का अपने विरोधियों के खिलाफ, विपक्ष की सरकारों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यूज़ किया, वो आज तक कभी नहीं हुआ। और उसी के परिणाम स्वरूप जो तानाशाह की बात नहीं मानेगा, आपसे इत्तेफाक नहीं रखेगा, वो एजेंसियों के दम पे जेलों में जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी सरकारें गिराई गई, बहुत सारे नेताओं को साथ एजेंसीज का मिसयूज़ हुआ। उसका ही उदाहरण केजरीवाल जी का भी क्या है, अभी उनको आज बेल दिया है कुछ दिनों का। तो ये लोकतंत्र है, इनका फैसला अदालतों ने करना है। लेकिन लोगों के बीच हर दल को, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र की सुंदरता है, लोकतंत्र उसी तरह मजबूत हो सकता है। भाई पहली बात तो ये है कि जयराम जी को तो पूछने का ही नैतिक अधिकार नहीं है। मैंने पहले भी जिक्र किया बहुत बार, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल में कर्जे लेने का ही काम किया। आप बता दें, वो बता दें आपके ज़रिए कि मैंने ये कुछ काम 5 साल में किए थे जिससे प्रदेश के अंदर रेवेन्यू बढ़ा हो। वो सिर्फ 2 फैसले बता दें, ये मेरा चैलेंज है उनको। हमारी सरकार ने 20% रेवेन्यू बढ़ाया पहले साल में,
क्योंकि हमारी सरकार के मुख्यमंत्री की मंशा है कि हमको प्रदेश को कर्जे के बोझ से बाहर निकालना है। आज हम शुरू करेंगे तो अगले 10 साल में प्रदेश अपने पाँव पे खड़ा होगा, एक अच्छा राज्य बनेगा। उसके लिए फैसले लेने पड़ते हैं। आप बोलते रहे डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, दुनिया भर का कर्जा प्रदेश के लोगों पे चढ़ा दिया। अब इस प्रदेश को तो बचाना है ना। आपने तो बर्बाद किए 5 साल लोगों के। लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि विकास भी होगा, लेकिन साथ साथ ऐसे फैसले भी लेंगे कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।